हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वन हमारी जीवन रेखा पाठ 12 कक्षा 7वीं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। एनसीईआरटी बुक से ये जो हमें दी गई है ना, टॉपिक जो दिया गया है बेटा, ये जो चैप्टर, ये जो पाठ दिया गया है हमें, ये बहुत ही आसान है। और बेटा आसान तो है ही है, साथ ही हमें समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए वन को बचाना उतना ही जरूरी है जितना कि बेटा अपने माँ बाप की सेवा करना या फिर अपने बच्चों की सेवा करना। तो कहीं ना कहीं वन ही हमारी जीवन रेखा है। एक माँ बाप जो है अपने बच्चों की सेवा इसीलिए करते हैं जिससे कि बुढ़ापे में माँ बाप को वो सहारा दे सके। ऐसे ही बेटा वन भी हमें सहारा देते हैं। वन से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वन से हमें पोषक पदार्थ मिलते हैं, वन से लकड़ियां मिलती हैं, वन से औषधियां मिलती हैं, और बेटा वन में जीव जंतु रहते हैं जिनसे हमें अन्य बहुत सारे फायदे हैं। उनके बारे में आज इस पाठ में हम बहुत कुछ नया सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बेटा वन हमारी जीवन रेखा कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आए बेटा, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना शौक से, लेकिन रीजन जरूर बता के जाना कि आपने इस वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है। हमारे पास जो ये पाठ है बेटा, जिसका टाइटल आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, और पाठ का नाम है वन हमारी जीवन रेखा। इसमें बूझो और पहेली की सहायता से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और उनकी सहायता से हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो आपके मन में तो आते हैं पर वो आप हमसे पूछ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। बाकी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी ऐसा सवाल है जिसको आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, ईच एंड एवरी लाइन को समझते हैं। एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। अब वो वृद्ध व्यक्ति कौन है हमें नहीं पता, पर वो अपने साथ एक वृद्ध व्यक्ति को लेकर गया। वृद्ध व्यक्ति क्या कौन होते हैं बेटा? जो हमारे दादाजी के उम्र के होते हैं उन्हें हम वृद्ध यानी कि बूढ़े व्यक्ति कहते हैं। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। यानी जो शहर के अंदर बेटा स्वर्ण जयंती समारोह हुआ था, उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब पार्टिसिपेट करेंगे तो बेटा थकेंगे तो सही, तो वो थक कर बैठ गए थे। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे, वो सीखना चाहते थे, प्रोफेसर अहमद से उनके बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी कि आखिर शहर के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो कैसे उससे निजात पाया जाए। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। इससे शहर में बढ़ती हुई जनसंख्या को नौकरी पाने का मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। अब सवाल उठता है कि विरोध क्यों किया गया। अब प्रोफेसर अहमद ने तो कहीं ना कहीं इस बात के बारे में बताना शुरू किया था कि बेरोजगारी की समस्याओं से बचा जाए, लेकिन ये तो एक प्रकार की और समस्या आ गई कि लोगों ने उसका विरोध भी किया। अब सवाल उठता है कि विरोध क्यों किया, है ना? बेरोजगारी की समस्या पर विरोध क्यों किया? प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे लिए बेटा फेफड़े। इसीलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि हरे फेफड़े किसे कहा जाता है, तो वनों को हम हरे फेफड़े भी कहते हैं बेटा, ये याद रखना है आपने, ठीक है? वन जल संशोधन तंत्र के रूप में भी कार्य करता है, यानी जल को साफ करने में भी मदद करता है। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद ने समझ लिया कि कहीं ना कहीं बच्चों ने वन नहीं देखा है। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे, और अंततः प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। उन्होंने सबने मिलकर कहा कि हमें भी वन में भ्रमण कराओ। अब हम 12.1 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वन भ्रमण के बारे में। तो चलिए आप भी चलते हैं। वो बात अलग है कि फिजिकली तो मैं आपको नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन मेरी बातें अगर आप सुनेंगे तो आप वन को महसूस कर पाएंगे। एक रविवार प्रातः बच्चे
चाकू, हैंडलेस छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप के वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनके पास या उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला। टीबू कौन था बेटा? जो बच्चों की उम्र का था, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने के लिए ले जा रहा था। मवेशियां कौन से होते बेटा? पालतू जानवर, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। उन्होंने पाया कि टीबू हर बहुत ही ज्यादा फुर्तीला है। टीबू जो था वो बहुत फुर्तीला था बेटा, क्योंकि जंगल में कई किलोमीटर तक वो पैदल चलता था, क्योंकि वह मवेशियों की झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहां जाता रहता था। बच्चों को देखकर टीबू ने यह भी मतलब टीबू ने भी कहा कि मैं भी चलना चाहूंगा, चलना शुरू कर दिया। जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती थी। अभी तो आपको भी पता है कि जो जीव जंतु होते हैं बेटा, वो साउंड के प्रति कितने संवेदनशील होते हैं, ध्वनि के प्रति। पटाखा जला दो तो पूरे मतलब एक, अगर आप सूतली बम कहते हैं ना, जो हम जला देते हैं शहरों में, ऐसे ही अगर उसको आप जंगल में जाकर एक पटाखा जला दो ना, तो पूरा जंगल सिर पे उठ जाएगा आपके, सारे जीव जंतु इधर उधर भागने लगेंगे। फिर टीबू ने उन्हें वन में ऊंचाई की ओर स्थित ऐसे स्थान पर लेकर गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सकें। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं पर भी जमीन नहीं दिखाई दे रही थी। चित्र को आप देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। विभिन्न वृक्षों के शिखर ने भूमि के ऊपर हरा सा आवरण बना दिया था, जैसे कि कोई हरे रंग का कंबल हो, जैसे आप वन का दृश्य यहाँ पर बेटा देख सकते हो। तो अब तक हमने क्या जाना कि कहीं ना कहीं जो वन है बेटा, वहां पर बहुत सारे वन्य जीव जीते हैं, रहते हैं, और उनकी सारी जरूरतें वहीं से पूरी होती है। अब आप लोगों को जीने के लिए क्या जरूरी होता है? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना? आपको खाना चाहिए, रोटी का मतलब खाने से है, खाना चाहिए। कपड़ा यानी कि आपको ढकने के लिए, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कपड़ा चाहिए, और मकान चाहिए जिससे कि आप मौसम में, हर मौसम में अपने आप को सुरक्षित रख सकें। ऐसे ही बेटा इनकी सारी जरूरतें जो है ना, वो जंगलों से ही पूरी हो जाती है। बाकी सभी जीवों की जो हमारे अलावा हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हमारे साथ यहाँ पर रहना शुरू कर चुके हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरियां इत्यादि, जिनको हमारी जरूरत है और हमें उनकी जरूरत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जंगली जीव है बेटा जो हमसे दूर रहना पसंद करते हैं, जंगल में, घने जंगलों में, तो उन्हें हम जंगली जीव कहते हैं। अगर आप जंगल को काटोगे तो उनके साथ क्या होगा, सोच कर देखो क्या होगा। जंगल को काटने से बेटा वो लोग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना, परेशान होंगे ना। तो इसीलिए हमें यह ध्यान रखना है कि जंगल का विशेष ख्याल रखना है। कुछ वन्य जंतु भी उन्हें दिखाई दिए, जैसे कि उन्होंने जंगली भैंसा देखा, जंगली सुअर देखा। समान रूप से हरा नहीं था, मतलब पूरा रूप वो जंगल का हरा नहीं था, कहीं पर ज्यादा हरा रंग था, कहीं पर कुछ हल्का हरा रंग था। वहां का वातावरण शांत था, ठंडी हवाएं मंद मंद चल रही थी, बह रही थी। इससे बच्चे काफी तरोताजा और प्रसन्न थे, महसूस कर रहे थे। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाहट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर देखते हैं, और ध्वनियों को के शोर को सुनकर उत्तेजित हो गए। टीपू ने उन्हें शांत रहने को कहा, क्योंकि यह वहां की सामान्य घटना थी। यानी वहां पर जो शोर हो रहा था वो सामान्य घटना थी। कोई भी जंगल के अंदर नया जीव आता है बेटा, तो दूसरे जीव उसके प्रति क्रिया करते हैं, यानी वो दूसरे जीवों को सूचना देते हैं कि भैया कोई नया जीव आ गया, अपने आप को सतर्क कर लो। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे, डर गए। उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक जीव आ गया, जिससे वहां पर विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए थे। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनियों को करके चेतावनी देते हैं। टीबू ने यह भी बताया कि शूकर यानी कि वहां पर जो जंगली सुअर होता है बेटा, गौर यानी कि बाइसन, गीदड़ से ही हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं, यानी अंदर की ओर। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया। उन्होंने बताया कि अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए, वहां पर और भी खतरनाक जंगली जीव हो सकते हैं। बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवास के रूप में पढ़ा था। अगर बेटा कक्षा 6 की आपने पढ़ाई अच्छी तरीके से की थी तो आपको ये पता होगा
कि वहां पर क्या हमने जाना था कि किस प्रकार से जंगल के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, और कुछ ऐसे जीव है बेटा जो जंगली जीव है, कुछ मरुस्थलीय जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जल में रहते हैं जिन्हें हम जलीय जीव कहते हैं। ऐसे यहाँ पर चित्र की सहायता से आप देख सकते हो, एक बंदर है, बहुत सारे जीव यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं पादपों के लिए आश्रय था, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो एक सहारा था। यहाँ पर देखो, नीम का पेड़ है बेटा, बांस है, उसके बाद आगे अगर हम चलें यहाँ पर तो शीशम की लकड़ियाँ, जो शीशम के पेड़ होते बेटा, सेमल है, ये भी एक प्रकार के पेड़ होते जो सीधे होते बिल्कुल। अब इसमें अगर हम पढ़ें तो कहता है जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वहां पर उबड़ खाबड़ जमीन थी, अनेक वृक्ष ढके हुए थे। टीबू ने साल, टीक, सेमल और शीशम, नीम, पलास, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, शाक, घास पाई जाती है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं, आरोही लताएं भी लिपटी रहती हैं। विसर्पी लताएं लताएं वो होती है बेटा जो नीचे की तरफ रेंगती हैं। आरोही लताएं वो होती हैं जो पेड़ों पर ऊपर चढ़ जाती है, अन्य पेड़ों के सहारे वो जीवन व्यतीत करती हैं। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफी अंधकार था, अंधेरा था। वन इतना अंधेरा क्यों दिखाई दे रहा था? क्योंकि वहां के जो पेड़ थे बेटा वो बहुत ऊंचे ऊंचे, और उन ऊंचे पेड़ों में बहुत सघनता से आप कह सकते हो पेड़ थे, तो वहां पर पत्तियां भी बहुत ज्यादा थी, और पत्तियां ज्यादा होने की वजह से आप समझ सकते हो कि वहां पर सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं पहुंच पा रहा था। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो बेटा, ये जो पेड़ है ऊंचे ऊंचे, यहाँ पर कहीं कहीं पर पेड़ ज्यादा है, कहीं पर कम है। क्रियाकलाप 12.1, अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई है जिन्हें वनों से प्राप्त किया जाता है। आपकी सूची के कास्ट से बनी हुई अनेक वस्तुएं जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ियां, बक्से, कागज, माचिस की तीली, फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधियां पादप से ही प्राप्त होते हैं? और ये सब के सब हमें कहाँ से मिलते हैं बेटा? जंगलों से। तो क्या हमें जंगलों का ख्याल नहीं रखना चाहिए? आप समझ कर देखो बेटा कि अगर जंगलों को काट दिया जाएगा तो क्या होगा? क्या हम जीवित रह पाएंगे? क्या आपके मम्मी पापा सुरक्षित रह पाएंगे? क्या आपके भाई बहन सुरक्षित रह पाएंगे? तो बेटा हमें जीवन को संभालने के लिए जंगल को संभालना पड़ेगा। शीला समझ गई थी और समझ नहीं भी पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया। भाई सवाल यही उठता है कि किसने लगाया। अब आपको जंगलों से क्या मिलता है? शहद मिलता है, और ये मोहरी लाख मिलती हैं बेटा, लाख के चूड़े भी बनते हैं जिनसे औरतें जो पहनती हैं हाथों में, विभिन्न प्रकार के होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में, थोड़े भारी होते हैं पर सुंदर होते हैं। लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती हैं बेटा। कत्था मिलता है आपको, जंगलों से ही मिलता है, जो पान में लगाकर लोग खाते हैं। गोंद मिलता है बेटा। ये गोंद क्या होता है पता है आपको? जो गूंद के लड्डू आप खाते हो ना, वो गोंद होता है जो पेड़ों से मिलता है बेटा। तो ये किसने लगाया? प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। जो आप फल खाते हैं बेटा, उसके अंदर क्या पाया जाता है? सोच कर देखो। फल वृक्ष आपको क्यों देते हैं? आपको पता है, वो अपने फायदे के लिए आपको फल देते हैं, और हमारा भी फायदा होता है। उनका फायदा क्या है? जो फल आप खाते हो बेटा, वो फल आप जंगलों से या पेड़ों से तोड़कर ले आते हो, फिर खा लेते हो, फिर बचा हुआ बीज आप इधर उधर फेंक देते हो। जहां पर भी आप उन्हें फेंकते हो वहां पर वो नए पौधे बना लेते हैं, नए पौधे लग जाते हैं, नए वृक्ष, और फिर बेटा नए फिर से बीज, और इस तरीके से उनकी जीवन की निरंतरता बनी रहती है। या फिर आप ये कहो, पौधों में प्रजनन का ये एक तरीका होता है। हमारे जीव बच्चे पैदा कर देते हैं, हम उनका पालन पोषण करते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर ऐसे ही सेम क्रिया करते रहते हैं अपनी जीवन को बनाए रखने के लिए, या फिर आप कह सकते हो मनुष्य की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। ऐसे ही पेड़ पौधे भी बेटा अपनी निरंतरता को बनाए रखते हैं। निरंतरता का मतलब क्या हुआ? रेगुलरिटी। रेगुलरिटी क्या होता है भैया? अपने जैसे जीव को धरती पर बनाए रखने के लिए प्रजनन करना पड़ता है। वन की भूमि उनके अंकुरन, नवोविध पौधे भी विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर पाते हैं, और उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है, जो शिखर कहलाता है, जो ऊपर का भाग होता है। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्ष की शाखाओं को किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत के समान आप देख सकते हो। कुछ शिखर का आकार ऐसा दिखाई देता है,
कुछ शंकु जैसा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ छत्ते जैसा है, अलग अलग होते हैं। और ये सभी पेड़ पौधों में बेटा अलग प्रकार के होते हैं। तो वही कह रहा है कि उन्होंने बताया कि यह वितान या कैनोपी कहलाते हैं। ये ऊपर का जो छत्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं, वितान या फिर कैनोपी। क्रियाकलाप 12.2 को अब हम पढ़ेंगे बेटा। पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के आधार पर तालिका 12.1 को भरें। हर श्रेणी में पौधों का एक उदाहरण पहले से दिया गया है और तालिका में अन्य उदाहरणों को भी जोड़ें। इन सभी तालिकाओं के उत्तर मैं आपको बेटा बाद में प्रोवाइड करूंगा। मैं वैसे आपको हिंट के तौर पर लिखकर बता देता हूं। जैसे यहाँ पर देखो बबूल है, ठीक है, क्या है बेटा, बबूल है, शीशम है, नीम है और चंदन है। यानी गोंद हमें किससे मिलता है, बबूल से मिलता है। लकड़ी हमें किससे मिलता है भाई, शीशम से मिलता है। औषधि किससे मिलती है, तेल से मिलता है। और औषधि हमें नीम से मिलता है और तेल हमें चंदन से मिलता है, चंदन के तेल होते हैं। और बेटा बहुत सारी चीज हैं जो हमें मिलती हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं बेटा, तो उनको भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। सर क्रियाकलाप लिखवा दो, डेफिनेटली आप ये कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हो, मैं बिल्कुल कराऊंगा, प्रॉमिस बिल्कुल कराऊंगा। लेकिन अभी मैं यहाँ लिखूंगा तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा आपका। तो पहले मैं पूरे पैटर्न को समझा देता हूँ, पाठ में है क्या, फिर हम उसके क्रियाकलाप को अलग से एक बार अलग वीडियो में समझ लेंगे। क्रियाकलाप 12.2 में क्या कहता है, इसका बी भाग है जो कहता है अपने आसपास के किसी वन या उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखें उनकी विशेषताएं जैसे लंबाई कितनी है, पत्तियां कैसी है, शिखर कैसा है, पुष्प है या नहीं, फल है या नहीं, इन प्रकार की उससे इंफॉर्मेशन लीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बना सकते हैं आप। प्रोफेसर अहमद ने वृक्षों के शिखर की आकृति के आमापों के परस्पर भिन्न होते हैं उनके बारे में बताया। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाई पर 36 परतें बनी होती है। इन्हें हम अधोतल कहते हैं, यानी ऊपर वाला हिस्सा। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, ऊपर वाला हिस्सा बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती हैं और सबसे नीचे परत शाख बनाती हैं। शाख क्या होते हैं बेटा, जिनके अंदर लकड़ियां नहीं होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, ज्यादा ऊंचाई तक वो नहीं जाते हैं। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? नहीं, अलग अलग प्रकार के वृक्ष होते हैं बेटा। पूजन ने पूछा, प्रोफेसर अहमद ने कहा नहीं भैया नहीं, विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के बेटा जीव पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये है शिखर, शिखर ऊपर वाला हिस्सा हो गया और नीचे वाले जो हिस्से होते हैं उन्हें हम कहते हैं अधोतल। अधोतल नीचे वाले छोटे छोटे पौधे बनाते हैं और शिखर बेटा ऊंचे पौधे बनाते हैं। अधोतल जो है वो तनों से बनते हैं, साइड से जो निकल जाते हैं उनसे बन जाते हैं। जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्ष और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जंतुओं के प्रकार भी भिन्न भिन्न वनों में भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखाओं के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाले खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नजदीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया। ऐसा करते समय उन्हें बालों और वस्त्रों पर बीज की झाड़ियां चिपक गई, उनके शरीर पर कुछ ऐसे छोटे छोटे से बीज जैसी संरचना चिपक गई। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियां और वन भूमि पर सड़ गल रही पत्तियों पर अनेक प्रकार के कीट मंडराते हुए, गिलहरी, चींटी, विभिन्न प्रकार के छोटी जंतुएं भी दिखाई दिए। यानी कि कहीं ना कहीं आप एक प्रकार से यहाँ पर यह समझ सकते हो बेटा कि पूरा का पूरा जंगल एक दूसरे पर आश्रित है। जो पेड़ों से बीज गिरते हैं, जिन फलों को बेटा जानवर खाते हैं, वो पूरी तरीके से उन्हें नहीं खाते हैं, कुछ खाते हैं। बंदरों की अक्सर ये आपने हरकतें देखी होंगी, वो थोड़ा खाते हैं थोड़ा फेंक देते हैं, थोड़ा खाते हैं थोड़ा फेंक देते हैं। अब सवाल उठता है कि वो फेंकते हैं क्यों, बर्बाद करने के लिए? नहीं जी नहीं। अगर वो पूरा खा लेंगे तो जंगल के अंदर नीचे जमीन पर फिर वो फल कैसे गिरेंगे? और वो फल अगर नीचे नहीं होंगे तो छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या खाएंगे? इसीलिए कहीं ना कहीं जंगल में ये सब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। हमें पता नहीं चलता, हमें तो ऐसा लगता है यार बंदर बड़ा बेकार है, तभी उसका नाम बंदर बोल देते। लोगों को भी हम बंदर बोलते जो इधर उधर फुदकता रहता है, जबकि उसका काम ही यही है, प्रकृति को संतुलित रखना। अगर वो नहीं खाकर फेंकेगा तो नीचे छोटे जीव कैसे खाएंगे उसे, है ना? तो इसीलिए ये सब कार्य जरूरी होते हैं। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रहे थे। तभी आप कह सकते था वहां सूखी और क्षयमान पत्तियां भी थी, जो सड़ गल रही थी, सूखी थी। फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखों की
ढकी हुई परत भी थी। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। क्षयमान पदार्थ क्या होते बेटा? जो सड़ गल रहे होते हैं, यानी जो सड़ कर खत्म हो जाते हैं, गलकर खत्म हो जाते हैं। बच्चों ने अपने संग्रहण के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्रित कर ली। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी लचीले गलीचे गलीचा मतलब गलियारा, गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था, जैसे किसी ने पुष्प बिछा दिए, बहुत सॉफ्ट लग रहा था उनको। क्या क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। एक छोटा सा गड्ढा खोदिए, इनमें कुछ बीजें डालिए, कुछ कचरे डालिए, सूखी पत्तियां डालिए, भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए, जिससे कि छोटे छोटे से जो जीव होते हैं बेटा, वो उनको सड़ा गला सके। 3 दिन बाद मिट्टी के ऊपर की परत को हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? बिल्कुल। पहेली ने पूछा, वन में इतने सारे वृक्ष हैं, ठीक है, यदि हम कारखानों के लिए कुछ वृक्षों को काट दे तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो बेटा, बहुत फर्क पड़ेगा। कहने के लिए 2-4 काटने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर ये बेटा हमारा जो लालच है ना, ये बढ़ता चला जाता है। पहले हम 2-4 पर सीमित रहेंगे, फिर पूरा जंगल काट डालेंगे। इसलिए शुरुआत ही क्यों करनी है? प्रोफेसर अहमद ने बताया, तुमने स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी के बारे में पढ़ा है। बिल्कुल सही बात है। स्वपोषी जो अपना पोषण खुद करते हैं, परपोषी जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और मृतपोषी जो मरने सड़ने वाली जो चीजें होती है, गलने वाली चीज बेटा, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। सभी जंतु चाहे शाक भक्षी हो या मांस भक्षी, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप में से कोई भी मान लो मीट खाता है, तो आपको क्या लगता है कि आपको जंगल की जरूरत नहीं है? आप तो जानवर खा रहे हैं। नहीं, आपको भी जंगल की जरूरत है, क्योंकि उन जानवरों को खाने के लिए जो पोषक पदार्थ चाहिए वो जंगलों से मिलेगा। अब आप कहोगे जी हम तो मुर्गा खाते हैं, मुर्गे के खाने में कहां से जंगल का रोल आ गया? जी मुर्गा खाते हो, लेकिन मुर्गे के लिए बीज आता है और बीज खिलाना पड़ता है, तब मुर्गे तंदुरुस्त होते हैं, तब उसको आप खा जाते हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपके लिए पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप में से कोई भी मीट खाता है बेटा, तो आपको क्या लगता है कि आप पेड़ पौधे पर निर्भर नहीं है? हो जी हो, आप भी पेड़ पौधे पर निर्भर हो। जीव पादपों का भोजन करते हैं। अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है। उन्हें अक्सर जंतुओं द्वारा ले लिया जाता है और उनके कह सकते हो इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घासों को कीट द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेंढक खा लेते हैं, मेंढक को सर्प खा लेते हैं, और यह खाद्य श्रृंखला बन जाती है। ये खाद्य श्रृंखला है बेटा, पहले घास, घास को खाया कीट ने, कीट को खाया मेंढक ने, मेंढक को खाया सर्प ने, और सर्प को खाया बेटा उकाब या फिर गरुड़ या फिर बेटा चील ने। समझ में आ गया? अब इस तरीके से ये श्रृंखला बन गई। वन में अनेक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। ये तो एक श्रृंखला थी, ऐसे और भी पाई जाती बेटा। सभी खाद्य श्रृंखला परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यदि किसी खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है, यानी कोई भी श्रृंखला डिस्टर्ब हुई, कोई भी श्रृंखला का एक जीव अगर खत्म हुआ, मान लीजिए मैं कहता हूं यहां पर, मान लीजिए घास खत्म हो गए, घास खत्म हो गए तो जी कीट कहां से आएंगे? कीट नहीं होंगे तो मेंढक क्या खाएंगे? मेंढक नहीं होंगे तो फिर सांप क्या खाएगा? और सांप नहीं होंगे तो फिर उकाब या फिर गरुड़ क्या खाएगा? तो इस तरीके से खाद्य श्रृंखला में बेटा एक छोटे से छोटे जीव और कह सकते हो प्राणी का बहुत महत्व होता है। अन्य खाद्य श्रृंखलाओं को भी वो प्रभावित करते हैं। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर करता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें, तो इससे अन्य घटक भी प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को वन भूमि की सतह पर पत्तियों को उठाकर हैंडलेस में देखने के लिए कहा। हैंडलेंस क्या होता है बेटा? जिससे हाथों से ऐसे लेंस लेकर देखते हैं, हैंडलेंस को देखने के लिए कहा। वो मुंशी लोग पहले हाथ नहीं देखते, आओ बच्चों तुम्हारा हाथ देखूं, तुम्हारे नक्षत्र कैसे हैं, तो उसको उठाकर देखने के लिए कहा। उन्होंने क्षयमान पत्तियों पर उन्हें मशरूम दिखाई दिए, छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव दिखाई दिए। उन्होंने कीट देखा, मिलीपिंडों को देखा, चींटियों को देखा, और भृंगों की सेना को भी देखा। यानी छोटे छोटे से भक्षक कीट होते बेटा, जो कुछ भी चीज सड़ा गला देते हैं। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहां कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया, आसानी से देखा जा सकने वाला यह जीव अतिरिक्त या अनेक जीवों या फिर कह सकते हो जीवों के द्वारा प्रदान की गई कहीं ना कहीं ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। अब यह है बेटा हमारे खाद्य श्रृंखला जो हम पढ़ते हैं,
उसके लिए पेड़ों या जंगलों की भूमिका। जंगल क्या क्या काम करते हैं? देखो, जंगल सबसे पहला काम, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बेटा, यहाँ आपको एक प्राणी दिखाई दे रहा है, ये एक गुड़िया है और ये गुड़िया सांस ले रही है, तो अपने सांस में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है बेटा CO2। ठीक है, क्या होता है? CO2। इसको वातावरण में छोड़ा, वातावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बेटा वो प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ों ने एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया। जैसे ही पेड़ों ने उस गैस को यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित किया, तो उससे उन्होंने अपना प्रकाश संश्लेषण किया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो गई, जिसे आप इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं बेटा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात यहां से एक गैस मुक्त हुई, जिसे आप कहते हैं बेटा ऑक्सीजन। दिख रहा है आपको, यहां पर लिखा हुआ है ना ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई, जिसे आप O2 भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं और ऑक्सीजन को बेटा O2 कहते हैं। O2 गैस प्राप्त हुई, ये देखिए O2 गैस प्राप्त हुई। इस गैस को फिर हमने दोबारा से सांस के तौर पर ले लिया। समझ में आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं बेटा तो बाहर की तरफ दिखा दो, ऑक्सीजन हम लेते हैं तो अंदर की तरफ दिखा दो। ऑक्सीजन लिया। अब ये तो हो गई हमारे लिए कैसे यूजफुल है। अब पोषक पदार्थ जो उन्होंने नीचे गिराए है ना, उनसे वो पोषक पदार्थ को मतलब छोटे छोटे कीट उन्हें सड़ा गला देते हैं और वो कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिलने के बाद बेटा वही पोषक पदार्थ पेड़ वापस से अपनी जड़ों से अवशोषित कर लेते हैं। यह समझ में आ रहा है? और ये प्रक्रिया, अपघटन की प्रक्रिया जो है वो छोटे छोटे कीटों द्वारा होती है। अपघटन मतलब क्या होता है? चीजों का सड़ना या गलना। वो छोटे छोटे जीव करते हैं, मृदा के अंदर वो उन्हें मिला देते हैं और बेटा जड़ों द्वारा जल की सहायता से पेड़ पौधे उन्हें अवशोषित कर लेते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि जंगल में बेटा कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, सब कुछ पूरा का पूरा प्रयोग में आ जाता है। सूक्ष्म जीव भी ऐसे ही मृदा के भीतर रहते हैं। पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मरुस्थल या अन्य सूक्ष्म या मशरूम मरुस्थल पढ़ दिया मैंने, मशरूम या अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये पादप और जंतुओं के उत्तकों को खाते हैं, यानी कि जो सड़ने और गलने वाली चीजें होती है बेटा उन्हें खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें ह्यूमस कहा जाता है। और ये ह्यूमस बेटा पेड़ पौधों को कहीं ना कहीं पोषक पदार्थ देते हैं। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है, मृदा के लिए क्या उपयोगिता है इसकी? पादप और जंतुओं के शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले जीव को हम अपघटक कहते हैं या वो जीव अपघटक कहलाते हैं। कोई पूछ लेगा अपघटक किसे कहते हैं? ऐसे किसी भी जीव को अपघटक के रूप में कंसीडर किया जा सकता है, माना जा सकता है बेटा, जो कहीं ना कहीं चीजों को सड़ाने और गलाने का कार्य करते हैं। तो छोटे छोटे जीव चीजों को सड़ाते हैं, गलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की एक परत खोज निकाली। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादप और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। यानी कि जो जो पेड़ पौधों से पत्तियां गिरी, जो बेटा फल गिरे, वो वहां पर छोटे जीवों ने उन्हें खाया, सड़ाया, गलाया, पानी के साथ वो मिले, मिट्टी में मिल गए, ह्यूमस बन गए। और वो ह्यूमस फिर बेटा पेड़ पौधों के द्वारा, पानी के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और अवशोषित करने के बाद पेड़ पौधे फिर उनसे अपना भोजन बनाते हैं। फिर से वो सेम चीज, पत्तियां बनती है, फिर फल बनते हैं, फिर वो गिरता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। अपने आप में ये एक साइक्लिक प्रक्रिया है, यानी कि ये कह सकते हो चक्रीय प्रक्रिया है। वहां से पोषक पदार्थ तत्व जो भी होते हैं पुनः सजीवों द्वारा सजीवों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है, ये प्रश्न पूछा। टीबू ने उत्तर दिया, मृत जंतु गिद्धों, कौओं, गीदड़ों या कीटों का भोजन बन जाते हैं और इस प्रकार पोषक पदार्थों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। वन के अंदर कुछ भी वेस्ट नहीं होता बेटा, सब कुछ पूरा सदुपयोग में आ जाता है। पहली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। अभी मैंने ऊपर बताया बेटा, वन क्या करते हैं, हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को परिवर्तित कर देते हैं ऑक्सीजन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, और वो ऑक्सीजन गैस हमारे फेफड़ों के लिए जरूरी है। इसीलिए हम बेटा जंगलों को हरे फेफड़े कहते हैं। हरे फेफड़े मतलब हरे रंग के फेफड़े, ऑक्सीजन को प्रदान करने वाले। हमारे शरीर में फेफड़ों का क्या काम है, कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? जो ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, बस। तो यही काम है जंगलों का, वो ऑक्सीजन बनाकर देता है जिससे हमारे लिए ऑक्सीजन
की मात्रा संतुलित हो पाती है। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त करते हैं या छोड़ते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे थे, यानी स्काई में ऊपर बादल बन रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जंगलों वाले एरिया में अक्सर बारिश क्यों होती है। आपको पता होना चाहिए बेटा कि जंगल जहां पर होता है वहां बारिश अक्सर क्यों होती है। केरल में अक्सर बारिश क्यों होती है, बताओ, सोचो। क्योंकि बेटा जंगल में पौधे जो पानी को अवशोषित करते हैं, वो पानी अवशोषित होकर प्रकाश संश्लेषण के दौरान वाष्पीकृत होकर उनके छोटे छोटे रंध्रों से, पत्तों में पाया जाता है बेटा छोटा छोटा छेद, उन्हें रंध्र कहते हैं। उन रंध्रों से वो पानी ऊपर उड़ जाता है। ऊपर उड़ने के बाद वो बना लेता है क्लाउड, यानी बादल, और बादल से फिर से बारिश हो जाती है। इसीलिए बेटा घने जंगलों में हर रोज बारिश होती है। आपने अमेज़न का रेन फॉरेस्ट के बारे में तो सुना होगा, नहीं सुना बेटा तो गूगल कर लो अमेज़न रेन फॉरेस्ट। वहां पर आप देखना डेली बारिश होती है। जी आप कैसे जाकर देखोगे, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, मैंने भी पढ़ाई है, मैं कौन सा अमेज़न के जंगलों से आया हूं। तो वहां पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि अमेज़न में हर रोज बारिश होती है, चाहे बेशक 5 मिनट के लिए ही हो, लेकिन बारिश रोज होती है। क्योंकि जंगल इतना बड़ा है बेटा कि इतने सारा पानी वाष्पीकृत होता है कि वहां पर बादल बहुत जल्दी बनते हैं और बारिश हो जाती है। बूझो ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। अब ऑक्सीजन चक्र तो हमने पढ़ लिया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये ऑक्सीजन चक्र ही तो है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड किससे मुक्त होता है भैया, प्राणियों से, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन है। ह्यूमन मतलब समझते हो ना क्या होता है बेटा, मानव। मानव जाति ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ा किसने, जंतुओं ने, ठीक है। उस गैस को किसने ले लिया, पादपों ने। पादपों ने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, ऑक्सीजन गैस में। ऑक्सीजन को किसने लिया, जंतुओं ने। जंतुओं ने फिर से क्या छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को किसने लिया, पादप ने, फिर ऑक्सीजन। और ये प्रक्रिया बेटा चलती रहती है और इस हिसाब से हम इसे एक कहते हैं क्या, ऑक्सीजन का चक्र। तो इसे हम कहते हैं बेटा ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने के लिए यह चक्र बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे समझ में। बस वही है, वृक्ष अपने मूलों से यानी कि अपनी जड़ों से बेटा जल को अवशोषित करते हैं और वाष्पन के द्वारा जल वाष्प के रूप में निर्मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं। यदि वृक्ष की संख्या कम हो जाती है तो जल चक्र पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बात तो है, यहाँ पर भी लिखा हुआ किस प्रकार पड़ेगा भैया, जब पेड़ पौधे कम होंगे तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। पेड़ पौधे जो वाष्पीकरण करके बादल बनाते हैं उसकी दर कम हो जाएगी, और बादल नहीं बनेंगे तो बारिश क्या खाक होगी, हम हवाई जहाज से क्या टंकी लीक करेंगे, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं बादल बनाने के लिए पेड़ों की मदद लगती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जंगल हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है बेटा। टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। अब सिर्फ आपको लग रहा होगा यार वो तो जंगली जीव है तो जंगली लोग ही रहेंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, वहां पर कुछ ऐसे मानव प्रजातियां भी पाई जाती है जो अभी भी पुराने जमाने जैसा शिकार करते हैं और खाते हैं, हल्लाहू हल्लाहू हु हा करते हैं वो। तो कहता है कि इसमें कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियां प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहां के अनेक औषधियों और पादपों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बूझो एक छोटे झरने के पास पानी पी रहा था, तो उसने देखा कि हिरन का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर झरने को पार कर रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरन झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियों और ऊंची घास जंतु को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं, छुपने में मदद करती हैं। अगर ये पेड़ पौधे ना हो बेटा तो शिकारी जीवों से वो बेचारे शिकार कैसे छुप पाएंगे, उन्हें छुपने के लिए तो कुछ चाहिए। आप लोग भी जब हाइड एंड सीक का गेम खेलते हो अपने घर में तो क्या करते हो, कभी आप पर्दे के पीछे छुपते हो, कभी दरवाजे के पीछे, कभी बेड के पीछे, कभी टेबल के नीचे, या फिर बाथरूम में जाकर भी। इन जगहों पर जब आप छिपते हो तो क्यों छिपते हो, जिससे कि आपको कोई ढूंढ ना सके। ऐसे अगर आपके आसपास में कोई छिपने की जगह ना हो, आपको बोलो एक मैदान में ले जाकर, एकदम खाली मैदान, दूर दूर तक मैदान, उसमें जाकर बोलो छिपने के लिए, क्या आप छिप पाओगे, नहीं छिप पाओगे ना। तो ऐसे ही बेटा पेड़ पौधे झाड़ियां जरूरी होती हैं एक जीवों को छिपने के लिए, आश्रय के लिए बेटा, वरना उन्हें तो सभी जीव जंतु मारकर खा जाएंगे, फिर वो कैसे रह पाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसीलिए जीव जंतु का ख्याल रखो, नहीं तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है, समझ रहे हो ना तुम।
पास्तो। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा प्रदान करता है। जो बातें मैंने अभी आपको बोली बेटा वही मेंशन्ड है। अब आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास वन में हिरन। वन में हिरन, हिरन है वन में। ऑब्वियसली आपके घर में थोड़ी रहेगा हिरन, वन में रहते हैं। टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देर उसे बच्चों को अपने पास बुलाया, यानी कुछ देर में उसने बच्चों को पास बुलाया। उसने कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। लीद क्या होती है? पोटी। तो जंतुओं की उन्होंने पोटी दिखाई। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन के कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पंचचिह्नों के आधार पर करते हैं। यानी उनकी पोटी के आधार पर यह पता लग जाता है कि कौन सा जीव कहाँ है, वो लीद कितनी ताजा है, क्या वो जानवर अभी पाया था या कितनी देर पहले वहां हो सकता है। ये सब अंदाजा आसानी से वो लोग लगा पाते हैं। बूझों ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की ओर बड़े शैमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भृंग कैटरपिलर लार्वा पनप रहे थे। वो सड़ रहा था, बदबू निकल रही थी। अनेक नवोविद अंकुरित हो रहे थे, उसमें से छोटे छोटे से पौधे भी निकल रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया ये नवोविद कुछ शाख और कुछ झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णन क्या है? पादपों के बीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। बेटा क्या लगता है प्रकीर्णन में आप मदद नहीं करते हैं? बिल्कुल आप भी मदद करते हैं। बच्चों अब तक की वीडियो में आप लोगों को मेरी आवाज बहुत धीरे सुनाई दे रही थी, माइक की सेटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। आप वॉल्यूम को तेज करके ईयरफोन लगाकर सुन चुके होंगे। अब आप वॉल्यूम को कम कर सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ से वॉइस को इंक्रीज कर दिया है। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों का वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। जंतुओं का छहमान गोबर यानी कि लीद नवोभिद को उगने के लिए पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। यह सुनने के बाद बूझों ने अपनी नोटबुक में नोट किया, पादप की अधिक किस्मों का आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। बिल्कुल, शाकाहारियों की अधिक जनसंख्या का अर्थ विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता है। बात तो सही है, जितने शाकाहारी जीव बढ़ेंगे बेटा उतने ही मांसाहारी जीव उनका भक्षण कर पाएंगे और उनका पेट भर पाएगा। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। अब लगभग दोपहर हो गई थी, बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीपू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वो वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। समझ में आ रहा है? यानी कि वो पेड़ पौधे छत्ते के समान हो गए। तो उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं पेड़ पौधों के ऊपर पड़ रही है। तो यह आप देख सकते हो बेटा, संवृत वितान वनस्पति की अनेक परतें वर्षा की बूंदों की चाल को कम कर देती है, जिससे कि जब वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती है बेटा तो धरती का क्षय नहीं होता, यानी मृदा का अपघटन नहीं होता। तो इस प्रकार से आप ये भी कह सकते हो कि कहीं ना कहीं वन बेटा मृदा के अपरदन में नहीं मतलब मृदा के बचाव में भी मदद करता है। यहाँ पर अगर आप देखें बेटा तो यहाँ लिखा हुआ है वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन। पेड़ पौधे वाष्प बनाते हैं और उससे बेटा बारिश होती है। बारिश होने के बाद वो सारा पानी नीचे आ जाता है, भौम जल के स्तर को बढ़ाता है, मूल तंत्र को बढ़ाता है। मूल तंत्र जल में वृद्धि, जो जल के भूमि में जो अवस्रावित होने की सहायक होते हैं। और क्षयमान सामग्रियों से ढकी भूमि स्पंज और कह सकते हो कुछ गद्देदार भांति महसूस होती है। वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी, यानी कि तोड़ रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांशतः जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे झाड़ियों और शाखों पर धीमे से गिर रहा था। उन्होंने पाया कि कई स्थान पर भूमि अब भी सूखी थी। लगभग आधा घंटा वर्षा हुई और रुक गई। उन्होंने पाया कि भूमि की सतह पर गीली मृत पत्तियों की परत अब भी कुछ गीली हुई है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव नहीं दिख रहा था। इतने बारिश के बाद भी जो आधे घंटे की बारिश हुई उसके बाद भी कहीं पर भी जमाव नहीं दिखा उन्हें जल का। बूझो मन ही मन सोच रहा था कि इतनी तेज वर्षा
में शहर में हुई होती तो नदी नाले सड़कें पानी से भर गए होते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ बेटा क्योंकि वहां पर बारिश जो हुई उसका सारा पानी, जल जो था वो अवशोषित हो गया, जड़ों की सहायता से अंदर चला गया भूमि में, और फिर जड़ों उसे अवशोषित कर लेंगे और उसका दोबारा से वाष्पन करके बादल बना लेंगे। यहाँ पर ये एक शहर का दृश्य दिखाया गया है जिसमें बेटा इक्के दुक्के आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। अब इसी से पता लगा सकते हैं हम कि जहां पर पेड़ पौधे नहीं है वहां कैसे रह पाएंगे हम। तो इसलिए बेटा पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां दिखाई गई है जिससे बेटा बहुत सारा गैस निकलता है, प्रदूषण निकलता है। ये प्रदूषक हवाएं ऊपर जाकर वायु में फैल जाती है जिससे हमें बेटा सांस लेने में दिक्कत होती है। हमारे आसपास में जितनी भी बीमारियां फैल रही हैं ये कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है। जंगलों को अगर हम काट देंगे बेटा तो वो जंगली जीव कहाँ जाएंगे? जंगली जीव हमारे शहरों की तरफ भागेंगे, उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? हम उसका बिगाड़ रहे हैं, हम उन सभी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें अपने बारे में ना सोचकर जंतुओं के बारे में सोच लेना चाहिए? हम जब अपने बारे में सोचते हैं बेटा तो स्वार्थी बन जाते हैं, और जब हम स्वार्थी बनते हैं तो कहीं ना कहीं विनाश की ओर बढ़ते हैं। और अगर स्वार्थी बनोगे तो हमारा भी विनाश हो जाएगा। आज से 50 साल बाद हमारे आसपास के सभी जीव जंतु मर जाएंगे, हमारे पेड़ पौधे कट जाएंगे, हम इतने शहरीकरण में व्यवस्थित हो जाएंगे बेटा कि हमारे आस पड़ोस में कोई भी पेड़ दिखाई नहीं देगा। जब पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहां से मिलेंगे आपको? जब ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो आप कैसे जीवित रहोगे? कैसे औषधियां मिलेंगी? लकड़ियां कैसे मिलेंगी? तो इन सब चीजों के लिए बेटा हमें प्रण लेना है कि पेड़ पौधे को बचाना है। यहाँ पर भी आपसे एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न पूछा गया है, क्या होगा अगर वन नष्ट हो जाएंगे? वन नष्ट हो जाएंगे बेटा तो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा मात्रा में फैल जाएगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फैलने से कहीं ना कहीं तापमान बढ़ेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से हम सांस लेने में दिक्कतों का सामना करेंगे। पेड़ों की कमी से औषधियां नहीं मिलेंगी, बारिश नहीं होगी, जल चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे बेटा हमारे जीवन पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से कहीं पर सूखा पड़ेगा, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होगी। सूखा और बारिश के चक्कर में हमारी जो संपदा है बेटा, हमारी जो संपत्ति है वो सब बर्बाद हो जाएगी, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, बिलट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो अम्मा जी हैं ये अपने बच्चों के लिए रो रही है। इनके बच्चे कहाँ हैं? छत के मुंडेर पर खड़े हो गए, अम्मा बचा ले चिल्ला रहे हैं। आप समझो इस चीज को, ये बेचारे यहाँ पर चढ़कर परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बाढ़ आ गई है। और बाढ़ क्यों आई है? जंगलों को हमने काटा है। जंगलों को काटने से बाढ़ तो आएगी ना, क्योंकि जंगलों का काम था पानी को भूमि के अंदर पहुंचाना, वो काम नहीं हो पा रहा है, तो बस पानी भूमि के ऊपर रह जाएगा और हम जलमग्न हो जाएंगे। इसीलिए कहता हूं पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। इसीलिए इस पाठ का नाम क्या रखा गया है? जल हमारी जीवन रेखा। आगे क्या कह रहे हैं देखो, जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती है तो क्या होता है भैया? क्या होता है? बारिश की वजह से पानी पानी। हमारी गली में पिछले 1 महीने से बारिश नहीं हुई है, ठीक है, लगभग। और बारिश नहीं होने के बावजूद भी गली में पानी भरा हुआ है, क्योंकि जल जमाव का ये झंझट जो है ना दिल्ली में अक्सर आमूमन है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन वर्षा के जलों को प्राकृतिक रूप से अवशोषित करके अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने से बचाते हैं, ठीक है, होने देते मतलब अवस्रावित होने देते हैं और जल के जमाव से बचाते हैं। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक है बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक है, जिनसे हमें जल सतत आपूर्ति मिलती है। और विपरीत यदि अगर हम देखें वृक्ष ना हो तो भैया सीधे तौर पर भूमि पर जल गिरेगा, मिट्टी कटाव होगा, पूरा जल से मग्न हो जाएगा, मृदा कटाव, ऊपरी उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी, पेड़ पौधे फसल नहीं उगा पाएंगे। साथ ही बेटा वृक्ष और अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा के अंदर उनको बांधे रखते हैं, टाइट जकड़ कर रखते हैं। उनकी अनुपस्थिति से मृदा जल वर्षा जल के साथ बह जाएगी और मृदा का अपरदन होना शुरू हो जाएगा। मृदा का अपरदन क्या होता है? मृदा के ऊपरी परत का कट जाना बारिश की वजह से मृदा अपरदन कहलाता है। लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफी सुहावना था। गांववासी ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है, यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है क्योंकि वन वहां से गुजरने वाली सड़कों के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेती हैं। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र में गांव कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध कराए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वो छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। यह वनों से घिरा हुआ था।
सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औषधि विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है वहां से, और वे लुप्त हो रहे हैं। दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि उनके गांव के समीप वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा था और वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराए गए वृक्षों और अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर थी। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम ले तो हम वनों को पर्याप्त रूप से संरक्षित रखने के साथ साथ विकास का कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए और वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने के लिए कहा। बच्चों ने लिखा कि हम वन से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, वन मृदा को सुरक्षित रखते हैं, अनेक जंतुओं का आश्रय होता है, वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में मदद करते हैं, वन औषधि, पादप, काष्ठों और अन्य प्रकार के उपयोगी पदार्थ प्रदान करते हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आप भी बेटा वनों के बारे में कुछ लिख सकते हो, मुझसे साझा कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हो और मुझे शेयर कर सकते हो अपने व्यूज। आप वनों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं और क्या हमें करना चाहिए वनों की सुरक्षा के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल पर पहली बार आए तो दूसरी बार भी आइए, तीसरी बार भी आइए, मैं यहीं मिलूंगा आपको इसी चैनल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर आने का मतलब ये नहीं है बेटा कि सिर्फ आए, देखे और चले गए। बेटा सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हम फिर और जमकर आपके लिए तैयारी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो में बेटा हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे और 5 से 10 मिनट के अंदर पूरे पार्ट को समराइज करके मैं बता दूंगा, और वो आपके लिए बेटा फाइनल जो रिवीजन होता है ना आपका सिलेबस रिवीजन, उस टाइम आपके काम आने वाला है।